एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस इज अग्रशी दीदी एंड स्वागत करते हैं सभी का सीयूईटी रैंक प्लस चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं पीवाईक्यूज। जैसे हमने पिछले सेशन में पीवाईक्यूज कवर किए, वैसे ही आज के सेशन में मैं आप लोग के लिए और पीवाईक्यूज लेकर आई हूँ। तो जल्दी से वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए एंड एंड तक देखिएगा, बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। और अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा आई बटन में जाकर, जिससे आप पिछले पीवाईक्यूज भी कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन विद द सेशन। ये है मेरा इंट्रोडक्शन। जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, आप ये रीड करके जान सकते हैं, ठीक है। दिस इज अवर रैंक प्लस टीम। पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है एंड आप सभी को पता ही है कि पहले हम लोग सिर्फ यूट्यूब पर लिमिटेड थे, बट वी वॉन्टेड टू गिव यू बेटर टेक्नोलॉजी, राइट, एंड बेटर रिसोर्सेज। तो इसलिए हम लोग बैचेस लॉन्च किए हैं एंड ये सारे बैचेस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको यहाँ पर ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनीथिंग, ठीक है, आप यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं, या तो दिस इज द सपोर्ट नंबर, यहाँ पर भी आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अ कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पोल्यूशन इज। अब कॉमन इंडिकेटर, ऐसा कोई वाटर प्लांट जो कि एक्वेटिक प्लांट कहते हैं, तो वो ऐसा एक्वेटिक प्लांट जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल, ये नाम से ही आपको ये ऑप्शन, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा उसका आंसर आ जाना चाहिए। यस, अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए बोला है, दैट इज इकॉर्निया, दिस इज 100% राइट, बिकॉज इकॉर्निया एक ऐसा प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है, जो कि टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, या तो वाटर हाइड्रासिंथ, ये इसके दूसरे दो नाम है। तो ये प्लीज आप नोट डाउन करके रखना। इसके ऊपर बहुत ज्यादा मोस्ट रिपीटेड आए हुए हैं, बहुत ज्यादा साल ये पूछा गया है। इकॉर्निया के ऊपर इनका फेवरेट टॉपिक रहता है, तो इकॉर्निया जरूर करके जाना। चलिए, सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है, ट्रू फॉल्स, तो तब आपको कीवर्ड ना मार्क कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ओरल पिल्स, तो करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है ओरल पिल्स के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है दे कंटेन ईस्ट्रोजन, दे कंटेन रिलैक्सिन, दे कंटेन प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, दे कंटेन टेस्टोस्टेरॉन। ऑफ कोर्स यहाँ पर हम लोग फीमेल्स की बात कर रहे हैं एंड फीमेल्स में कौन सा हार्मोन रिक्वायर्ड रहता है फॉर प्रेगनेंसी, और ये सारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो हार्मोन्स रहते हैं, ये सारे में हम लोग 4 हार्मोन स्टडी करते हैं। एक तो LH, दूसरा FSH, तीसरा प्रोजेस्टेरॉन एंड चौथा ईस्ट्रोजन, राइट। एंड ये ओरल पिल्स जो होते हैं, ये ओरल पिल्स क्या काम करते हैं बच्चों? ओरल पिल्स ओव्यूलेशन नहीं होने देते, राइट, ओव्यूलेशन नहीं होने देते। एंड दैट इज वाई आपको प्रोजेस्टेरॉन चाहिए रहेगा एंड ईस्ट्रोजन चाहिए रहेगा। एंड दैट इज वाई ओरल पिल्स में बच्चों ये दोनों स्टेरॉइड हार्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेरॉइड हार्मोन्स बोलते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्टेरॉइड? स्टेरॉइड यानी लिपिड, स्टेरॉइड यानी क्या? लिपिड। तो प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन ये दोनों लिपिड बेस्ड हार्मोन्स है, नहीं तो दूसरे जो हार्मोन्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द हार्मोन्स आर पेप्टाइड बेस्ड या प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स रहते हैं, पर ये ऐसे हार्मोन्स है जो कि स्टेरॉइड हार्मोन्स कहलाए जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई इट इज एडवाइज्ड कि ओरल पिल्स ज्यादा नहीं खानी चाहिए, बिकॉज ओरल पिल्स खा रहे हैं तो ये दोनों हार्मोन्स जा रहे हैं, राइट, विच आर स्टेरॉइड इन नेचर, एंड स्टेरॉइड ऑफ कोर्स स्टेरॉइड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। एंड दैट इज व्हाई यहाँ पर आंसर होगा अपना ऑप्शन सी। तो बहुत सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपको करवाते जाऊंगी, एक क्वेश्चन करेंगे साथ साथ में और 4-5 रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स करते जाएंगे, जिससे होगा क्या ना, अगर वो रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाए CUET एग्जाम में, तो वी शुड बी एबल टू अटेम्प्ट इट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। डैश इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू अ कैरियोटाइप ऑफ 47 क्रोमोसोम्स। टोटल 47 क्रोमोसोम जिसके पास होते हैं, देखो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम, राइट, 46 क्रोमोसोम। अगर उसके पास एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ गया, दैट इज लास्ट वाले में आपको XXY देखने को मिलेगा,
तो वैसी वाली कंडीशन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? वैसी वाली कंडीशन को हम बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यस, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जब भी आपको 47 क्रोमोसोम बोले और एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम ऐसा लिखा हुआ हो कि 47 क्रोमोसोम्स है टोटल, और वो 47 कैसे हुए? क्योंकि अगर टोटल होते 46 तो इसका मतलब है कि कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, पर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया जिसके वजह से टोटल कितना हो गया? 47 क्रोमोसोम हो गया, एंड दैट सिंड्रोम इज कॉल्ड एज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर। देखो, डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या होता है? याद करिए आप कि डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। याद आया आपको? डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। ट्राइसोमी 21 नाम से समझो, ट्राइसोमी 21 का मतलब क्या है कि 21st क्रोमोसोम पे 3 क्रोमोसोम्स मौजूद है। नहीं तो हमेशा क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, राइट? 2 क्रोमोसोम का ऐसा एक टीम रहेगा, पर यहाँ पर 21st क्रोमोसोम में 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एंड दैट इज द कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम। तो ट्राइसोमी 21 क्योंकि उसका दूसरा नाम रहता है, तो आप आसानी से इसको गेस कर सकते हैं कि कौन से क्रोमोसोम नंबर पे ये एडिशनल क्रोमोसोम रखा गया है। ऑफ कोर्स इट इज क्रोमोसोम नंबर 21। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, the dough which is used for making foods such as dosa and idli is fermented by। अब फर्मेंटेशन के लिए, फर्मेंटेशन बच्चों बहुत ही इजी सा सवाल है ये। 10th स्टैंडर्ड में हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, याद आया आपको? लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था। रेस्पिरेशन में हमने ऐसा 3 बाइफिकेशन किया था कि ग्लूकोज से पाइरुवेट बन गया। अभी पाइरुवेट के 3 बाइफिकेशन हमने किए थे, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको याद है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने यीस्ट सेल्स में देखा था जहां पर फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस में CO2 गैस इज रिलीज्ड, एंड यही CO2 गैस की वजह से फर्मेंटेशन हो रहा है, CO2 के बबल्स बन रहे हैं, राइट? तो यहां पर आंसर क्या होगा बेटा? आंसर विल बी योर फंगाई, क्योंकि फंगाई मतलब ईस्ट। ईस्ट किस में आ गया? ईस्ट मतलब फंगाई ही हो गया, ठीक है? तो फंगाई एक बड़ा सा ग्रुप है, राइट? पूरा का पूरा किंगडम है, उसमें ही ईस्ट इज अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है? तो ईस्ट है इसका करेक्ट आंसर। अगर 4 ऑप्शन में ईस्ट दिया हो तो ईस्ट को मार्क करके आ जाएंगे, पर ईस्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है, एंड इसलिए हम लोग ईस्ट को कंसिडर करेंगे एज फंगस। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज नोट डाउन करके रखो कि ये ईस्ट का नाम क्या होता है। ये ईस्ट का नाम होता है सैकेरोमाइसिस सेरेविशिये। सैकेरोमाइसिस सेरेविशिये को 2 नाम से हम पुकारते हैं, ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। एक तो है बेकर्स ईस्ट, दूसरा है ब्रूअर्स ईस्ट। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डैश एडेड टू द फ्रेश मिल्क as inoculum or starter contains millions of LAB। LAB यानी क्या? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। LAB यानी क्या? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो हम स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या लेते हैं और वो दूध में डालते हैं जिसके अंदर भर भर के लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है? ऑफ कोर्स इट इज दही, दैट इज कर्ड, राइट? तो अगर मुझे दूध से दही बनाना है तो मम्मी क्या करती है? मम्मी थोड़ा सा दही लेगी और फिर वो मिल्क में कर देगी ट्रांसफर, और फिर क्या बन जाएगा? नेक्स्ट डे कर्ड बन जाएगा, राइट? नेक्स्ट डे कर्ड बन जाएगा। ऐसा कैसे हो रहा है? ये मैजिक तो नहीं हो रहा। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या तो लैक्टोबैसिलस, क्या बोलते हैं इसको? लैक्टोबैसिलस या लैक्टोबैसिलाई, ये वैसे बैक्टीरिया है बच्चों जो कि मिल्क को बना देंगे दही, दैट इज कर्ड। तो आंसर विल बी योर कर्ड, राइट? इसको हम क्या बुलाते हैं? इनोक्यूलम बुलाते हैं। वो जो स्टार्टर रहता है ना, स्टार्टिंग का हम लोग वो जो कर्ड निकाल कर डाल रहे हैं मिल्क में, उसी को हम बोलते हैं इनोक्यूलम, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। लैक्टिक एसिड बच्चों कैसे बन रहा है? लैक्टिक एसिड कैसे बन रहा है? फर्मेंटेशन से बन रहा है, ग्लाइकोलिसिस से बन रहा है, क्रेब्स साइकिल से बन रहा है, कि HMP पाथवे से बन रहा है? अभी लैक्टिक एसिड
हमने किस में स्टडी किया? लैक्टिक एसिड हमने फर्मेंटेशन में स्टडी किया है, राइट, फर्मेंटेशन में स्टडी किया है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? फर्मेंटेशन। देखो फर्मेंटेशन ना दो तरीके के होते हैं, ध्यान से समझो इस चीज को। फर्मेंटेशन एक तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन रहता है जहां पर इथेनॉल बनता है, ठीक है, ये हमने जो ईस्ट में देखा ना एनारोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पर यही चीज की बात हो रही है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यानी क्या? जहां पर आप यूज कर रहे हो ईस्ट को, जिससे वो फर्मेंटेशन हो रहा है, वो भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है? इथेनॉल बन रहा है। इथेनॉल क्या है? अल्कोहल है, राइट, इथेनॉल क्या है? अल्कोहल है। इसलिए ये वाले फर्मेंटेशन को हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब दूसरा आता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अब यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम ही लैक्टिक एसिड है, एंड दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम क्या है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर आप LAB को यूज करते हो, दैट इज लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? फर्मेंटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। द पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक इज कॉल्ड एज। रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक मतलब हम लोग जो भी अभी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, बोला जाता है ना कि रिसाइकल प्लास्टिक आप यूज किया करो। व्हेनेवर यू आर बाइंग एनीथिंग, आप बॉटल, फॉर एग्जांपल आप पानी का बॉटल भी बाय कर रहे हो तो उसके पीछे लिखा रहता है कि वेदर इट इज रिसाइक्लेबल कि नहीं। तो अगर वो रिसाइक्लेबल है तो फिर उसको रिसाइकल किया जाता है। कैसे? वो सारे बॉटल्स को एक मशीन में डाला जाएगा जिससे उसका पाउडर बन जाएगा, क्रश किया जाएगा, और वही पाउडर को, जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक का पाउडर होता है बच्चों, उसको हम क्या बुलाते हैं? पॉली ब्लेंड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं उसको? पॉली ब्लेंड बुलाते हैं। पॉलीथीन बुलाते हैं? नहीं, पॉलीथीन तो एक तरीके का प्लास्टिक ही हो गया। फिर पॉली ब्लेंड, यस पॉली ब्लेंड बुलाते हैं। पॉलीएस्टर अगेन ये भी एक तरीके का प्लास्टिक हो गया। नन ऑफ द अबव तो आएगा नहीं, तो पॉली ब्लेंड इज द पाउडर का नाम, ये चीज याद रखनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, इनकरेक्ट पूछा हो या करेक्ट पूछा हो, प्लीज हैव एन हैबिट कि आप ऐसे अंडरलाइन कर रहे हो या ब्लॉक कर रहे हो, ताकि आपकी सिली मिस्टेक ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मेमेलियन टेस्टिस। अब टेस्टिस बोल रहे हैं तो ऑफकोर्स सी बात है कि यार ग्राफियन फॉलिकल तो आएगा नहीं, राइट। टेस्टिस बोल रहे हैं, ये क्या है? ये तो ओवरी में पाया जाता है। ग्राफियन फॉलिकल क्या है? मैच्योर फॉलिकल, जो कि ओवरी में पाया जाता है। ओवरी तो फीमेल्स में रहता है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मेल्स की बात हो रही है, राइट, मेल्स की बात हो रही है, मेमेलियन टेस्टिस की बात हो रही है। तो जहां पे भी ग्राफियन फॉलिकल है इसको तो पहले ही कट कर दो। बचा क्या? एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन बी। मुझे आगे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मुझे एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यार ग्राफियन फॉलिकल तो ऑफकोर्स फीमेल्स में रहेगा, फीमेल ओवरीज में रहेगा। यहाँ पर टेस्टिस की बात हो रही है, टेस्टिस की बात हो रही है, तो ग्राफियन फॉलिकल वाले ऑप्शंस को कैंसिल कर लो। बचा कौन सा ऑप्शन? एक ही ऑप्शन, दैट इज सर्टोली सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड लेडिक सेल्स। ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं इनसाइड द टेस्टिस, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लेमार्किज्म। अब लेमार्किज्म क्या कहता था? वही जिराफ वाला ही। लेमार्किज्म क्या कहता था कि जिराफ पहले उनकी शॉर्ट नेक सी थी, पर उनको खाना था एकदम वो लॉन्ग ट्रीज के पत्तियों को। तो ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है नीचे भी थे प्लांट्स, ऐसा नहीं कि नीचे प्लांट्स ही नहीं थे, पर उनकी सोच बहुत बड़ी थी, ठीक है, सोच बहुत लंबी थी, इसलिए उनकी नेक हो गई लंबी। बहुत गंदा जोक मारा, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेमार्किज्म का बोलना क्या था कि आप अगर कुछ ऑर्गन्स का यूज करोगे ज्यादा तो वो ऑर्गन्स आगे जाके इवॉल्व हो जाएंगे, और जो ऑर्गन्स का आप यूज नहीं कर रहे हो तो वो आगे जाके डीजेनरेट हो जाएंगे। उनका यही कहना था। लेमार्किज्म इज वेरी सिंपल थियोरी कि जिसको आप यूज करोगे वो इवॉल्व हो जाएगा, और जिसको आप यूज नहीं करोगे वो इवॉल्व नहीं, वो डीजेनरेट ही जो हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आप अपना ब्रेन यूज करो, क्योंकि ब्रेन आप यूज करते नहीं हो तो जंग लग जाएगा, फिर क्या एक दिन फिर डीजेनरेट हो जाएगा। इसलिए हमेशा दिमाग को यूज किया करो। हाँ, तो यहाँ पर जिराफ का क्या हो रहा है? लेमार्किज्म हो रहा है, राइट। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। नेचर सिलेक्टेड ओनली लॉन्ग नेक्ड जिराफ्स, humans preferred by only long necked giraffe, short necked giraffe suddenly became long necked by stretching of necks over several generation। यही अपना करेक्ट ऑप्शन है। तो यही लेमार्क ने कहा कि यार बहुत सारे जनरेशन तक उसने ये ट्राई किया कि मुझे वो पत्ती खाना है, मुझे वो पत्ती खाना है, और बहुत सारे जनरेशन तक ये ट्राई करता गया,
तो वही ऑर्गन बार बार रिपीट 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 ज्यादा यूज करके फिर वो इवॉल्व हो गया, तो नेक उनकी इवॉल्व हो गई। समझ में आ गया? तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन उसका थ्योरी का नाम है। लेमार्किज्म यानी क्या? यूज एंड डिसयूज। जिसको यूज करोगे वो इवॉल्व हो जाएगा, जिसको यूज नहीं करोगे वो डिजेनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम आर। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, अभी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का मतलब समझते हो ना? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, फिर प्रोड्यूसर्स के बाद में कंज्यूमर्स। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, है ना? प्रोड्यूसर्स का रूल है, ये याद रखो आप। प्रोड्यूसर्स यानी क्या? नाम से समझो, प्रोड्यूसर्स यानी खुद प्रोड्यूस करेंगे खाना, वो किसी के ऊपर ऐसा निर्भर नहीं रहेंगे। जैसे हम लोग कैसे? हम लोग कंज्यूमर्स है, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, बी इट प्लांट और एनिमल, है ना? वेजिटेरियन है तो प्लांट पे निर्भर है, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एनिमल पे निर्भर है। तो हम लोग किसी ना किसी के ऊपर तो डिपेंडेंट है, एंड दैट इज व्हाई वी आर कंज्यूमर्स। बट ये लोग क्या है? ये लोग खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, राइट? तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स है, आत्मनिर्भर है ये लोग। तो प्रोड्यूसर्स मतलब क्या? कि खुद खाना बनाना पड़ेगा, सिंथेसाइज करना पड़ेगा। अब ये सिंथेसाइज या तो लाइट के मदद से करेगी या तो वो केमिकल्स के मदद से करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर कैसा वातावरण है आप खुद देखिए, लिखा है यहाँ पर डीप सी। डीप सी का मतलब क्या है? डीप सी का मतलब है कि वहां तक तो लाइट जाएगी ही नहीं, राइट? लाइट तो जाने नहीं वाली, तो लाइट वाला ऑप्शन तो एकदम गलत हो गया। क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं, जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स रहते हैं, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। उनको लाइट चाहिए रहती है, नहीं तो फिर वो अपना फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाते, राइट? तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तो इसका मतलब है कि उनको केमिकल्स के जरिए अपना खाना बनाना पड़ेगा, दैट इज कीमो ऑटोट्रॉफ्स, राइट? कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या है? कि अभी उनको लाइट की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ स्पेसिफिक केमिकल्स दे दो और फिर उसको ऐसे मिक्स मैच करके वो अपना खाना बना लेंगे। सो डीप सी में लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो फिर फोटो तो हो नहीं सकता, फोटो नहीं होगा तो फिर क्या होगा? केमिकल होगा। केमिकल मतलब क्या? कीमो, और इसको क्या बोलते हैं? फोटो। तो फोटो नॉट पॉसिबल, कीमो पॉसिबल। आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर होगा अपना कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, राइट? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या करने वाले? लाइट को यूज करके अपना खाना बनाएंगे। पर यहाँ पर ये क्या है? ये अपना एक इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद बनाएगा विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। यहाँ पर कोरल, कोरल तो कंज्यूमर है प्योर, ये तो अपना खाना खुद नहीं बनाता, है ना? ये तो प्रोड्यूसर की लिस्ट में ही नहीं आया, तो कोरल्स को तो पहले ही एलिमिनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब एसटीडी। एसटीडी का दूसरा नाम याद रखना, दैट इज वेनेरल। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ना ट्विस्ट करने के लिए बोल देते हैं कि आइडेंटिफाई द वेनरल डिजीजेस। अभी आप बोलोगे भाई वेनरल क्या है, ये तो नाम ही पहली बार सुना, तो ऐसा मत करना, ठीक है? वेनरल डिजीज को वीडी करके भी जानते हैं, ठीक है? अगर आपको बोले कि ये चार ऑप्शन में से पहचानो कि वीडी कौन है, तो वीडी का मतलब भी पता होना चाहिए कि वीडी मतलब वेनरल डिजीज। वेनरल डिजीज यानी एसटीडी। एसटीडी मतलब क्या? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स एसटीडी। तो बस हमें यही देखना है कि एसटीडी कौन कौन से है जिसमें सारे ऑप्शंस एसटीडी हो। एड्स, साइफिलिस, कोरेला। क्लोरेला तो है नहीं, है ना? ये थोड़ी एसटीडी है। अब यहाँ पे मलेरिया भी एसटीडी नहीं है, यहाँ पे हीमोफीलिया एसटीडी नहीं है, तो बचा कौन सा? एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन सी। तो गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी एंड क्लेमाइडियासिस, ये है एक इकलौता ऑप्शन जहां पर सारे एसटीडीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनरेशन ऑफ प्लांट सेल टू गिव राइज टू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड एज। अब देखो एनिमल्स में ना रीजनरेशन होता है, एनिमल्स में रीजनरेशन हम बोलते हैं कि कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, रीजनरेटिव सेल्स है, जैसे कि प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में हमने क्या देखा था कि प्लेनेरिया की जो बॉडी है, अगर मैंने ऐसे काटा, तो अगर वो एरिया में शर्त है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस है कि अगर वो एरिया में रीजनरेटिव सेल्स मौजूद है तो ही प्लेनेरिया नया प्लेनेरिया बन सकता है। अगर वहां पर रीजनरेटिव सेल्स नहीं मौजूद तो रीजनरेशन नॉट पॉसिबल। तो ये देखा जाता है इन केस ऑफ एनिमल्स, क्योंकि प्लेनेरिया क्या है? ये तो एक एनिमल है। बट इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स में जब रीजनरेशन होता है
तो उसको हम बुलाते हैं टोटीपोटेंसी। क्या बुलाते हैं उसको? टोटीपोटेंसी। तो यहाँ पर आंसर होगा अपना ऑप्शन सी, दैट इज टोटीपोटेंसी। याद रखना ये प्लांट्स के लिए टर्म यूज किया जाता है और एनिमल्स में हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रीजनरेशन। बस इतनी सी चीज याद रखनी है कि रीजनरेशन बोले तो एनिमल्स है, टोटीपोटेंसी बोले तो प्लांट्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोबायोटिक्स आर, व्हाट इज प्रोबायोटिक्स? प्रोबायोटिक्स अभी तो मार्केट में इतना अवेलेबल है, राइट? व्हाट इज प्रोबायोटिक्स? प्रोबायोटिक्स खाया जाता है ना, मील, मतलब आप मील खा लो तो उसके पहले ये प्रोबायोटिक्स खाया जाता है। इससे क्या होता है? इससे हमारे गट बैक्टीरिया अच्छे हो जाते हैं, गुड गट बैक्टीरिया। प्रोबायोटिक्स में क्या रहता है? बैक्टीरिया ही रहता है, ऐसा नहीं कि कोई अलग जादू है, जादू का कोई पानी है। जादू का कोई पानी नहीं है इसमें, इसमें गुड गट बैक्टीरिया है, मतलब वैसे माइक्रोब्स जो अपने स्टमक में डाइजेशन ज्यादा करवाएंगे। तो गुड गट बैक्टीरिया। आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है ना गट हेल्थ, याद है आपको? ऐसा सुना है सोशल मीडिया में बहुत, इंस्टाग्राम में तो बहुत वायरल, यू शुड टेक केयर ऑफ योर गट हेल्थ। गट हेल्थ मतलब क्या? यही कि गुड गट बैक्टीरिया से आपका पेट होना चाहिए भरा हुआ, ठीक है? तो जिससे आपका डाइजेशन एकदम मजबूत होगा, मेटाबॉलिज्म एकदम मजबूत होगा, तो हेल्थ भी एकदम मजबूत होगा। तो बस यही प्रोबायोटिक्स में क्या रहता है? प्रोबायोटिक्स में लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया का सोल्यूशन बनाया जाता है, वो भी लाइव, लाइव जिंदा रहते हैं ये सारे बैक्टीरिया। और फिर खाने के बाद आप अगर मतलब आप ले लोगे तो फिर उसके अंदर पूरा गट में वो सारे गुड बैक्टीरिया आ जाएंगे, जिससे आपका गट विल बी हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु गेव द फॉलोइंग सेंटेंस? टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेस। याद आया आपको? ये कौन बोला था? ये डायलॉग किसने बोला था? टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग। कंपीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, कंपीट कर रहे हैं ये लोग, कंपटीशन कर रहे हैं फॉर द सेम रिसोर्सेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेम रिसोर्सेज के लिए हो रहा है फाइटिंग, ठीक है? यहाँ पर कलेश किसके लिए हो रहा है? सेम रिसोर्सेज के लिए हो रहा है। जैसे कि घर पे होता है भाई बहनों के बीच में, भाई भाई के बीच में, बहन बहन के बीच में, सिबलिंग्स के बीच में बेसिकली। तो कोई भी चीज अगर घर पे आती है तो कलेश हो जाता है कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। बड़ी बहन बोलेगी मुझे चाहिए, छोटी बहन बोलेगी मुझे चाहिए, और लास्ट में किसके पास जाता है? छोटी बहन के पास, क्योंकि फिर वो कंप्लेन कर देती है मॉम डैड को कि मम्मी मुझे ये नहीं दे रही है, आई एम तो छोटी बहन ना। तो फिर ये सब चलता रहता है। तो यहाँ पर सेम स्पीशीज के लिए लड़ रहे, राइट? सेम रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे। तो जब ऐसा सिनेरियो हो तब होता है कॉम्पिटिशन, एंड यही कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल दिया गया था बाय गॉस, है ना? आंसर क्या होगा? ऑप्शन है, दैट इज गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका ना डेफिनेशन बहुत याद होना चाहिए। ये जो 4 लाइंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है और कुछ नहीं है, मतलब बहुत ही ईजी है याद रखना कि अगर 2 डिफरेंट स्पीशीज है, ठीक है, और अगर वो कंपीट कर रहे हैं फॉर अ सेम रिसोर्स, वो भी लिमिटिंग रिसोर्स, ऐसा नहीं कि अगर वो रिसोर्स फॉर एग्जाम्पल लायन और टाइगर के बीच में चल रहा है कॉम्पिटिशन और वो फाइट कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर रिसोर्स, और वो लिमिटिंग रिसोर्स होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है अगर लायन को मिल गया तो फिर टाइगर को फिर से दूसरा कोई मिल जाएगा रिसोर्स, ऐसा नहीं। इट शुड बी लिमिटिंग, शॉर्टेज होना चाहिए वैसा वाला रिसोर्स, ताकि बहुत मतलब तगड़ा वाला कंपटीशन हो जाए। तो वैसा वाला जब रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं कंपटीशन। और कंपटीशन में प्लस माइनस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं सीयूईटी में कि अगर एक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस है तो म्यूचुअलिज्म हो जाएगा। आप समझ रहे हो किस तरीके के क्वेश्चन? अगर आपको बोले कि दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस है तो इसका मतलब है कि इट इज कॉम्पिटिशन, राइट? क्योंकि दोनों माइनस में ही है, दोनों को हार्म होगा यहाँ पर। अगर पैरासिटिज्म है तो पैरासिटिज्म में आप लोग बताओ, चलो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर मैं आपको बोलूं कि पैरासिटिज्म रिलेशनशिप में स्पीशीज विल बी व्हाट? प्लस प्लस, माइनस माइनस, के प्लस माइनस, के प्लस 0, -0, आप लोग बताइए, ठीक है? ये आपके ऊपर है, होमवर्क क्वेश्चन से मुझे पता भी चलेगा कि कौन से बच्चे एंड तक बैठते हैं, सेशन को एकदम ध्यान से देखते हैं, अटेंटिवली देखते हैं, ठीक है? तो अटेंडेंस लगा देनी है आपको कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज म्यूचुअलिज्म? म्यूचुअलिज्म, देखो म्यूचुअलिज्म मतलब क्या, जस्ट हमने स्टडी किया कि म्यूचुअलिज्म में दोनों को हो रहा है पॉजिटिव, राइट?
दोनों को पॉजिटिव बेनिफिट मिल रहा है, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। अगर म्यूचुअलिज्म में है तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। जैसे कि अगर मैं लाइकन की बात करूं तो उसमें एल्गे और फंगस का रहता है रिलेशनशिप, तो एल्गे इज ऑल्सो गेटिंग बेनिफिटेड एंड फंगस इज ऑल्सो गेटिंग बेनिफिटेड, राइट। तो यहाँ पर दोनों जब बेनिफिट होते हैं, दोनों प्लस प्लस होते हैं, तो इसका मतलब है इट इज म्यूचुअलिज्म। एंड यहाँ पर आपने जस्ट मतलब अभी मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें आपने नोटिस क्या रहेगा कि यार लाइकन में एक एल्गे है और दूसरा फंगस है, राइट। क्या ये दोनों सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं? नहीं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट किंगडम के ही है, राइट, ऑल टुगेदर डिफरेंट किंगडम ओनली। तो यहाँ पर ये डिफरेंट स्पीशीज है, ये डिफरेंट स्पीशीज है। इसका मतलब क्या होगा? इट विल बी इंटर के, इट विल बी इंट्रा, इट विल बी इंटर। इंट्रा कब यूज करते हैं हम लोग? इंट्रा वर्ड कब यूज करते हैं? जब सेम स्पीशीज के हो। इंट्रा मतलब क्या? सेम। इंट्रा मतलब सेम। अब जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इंट्रा सेल्यूलर, तो सेल के अंदर, तो वही सेल के अंदर वो सारे रिएक्शंस हो रहे, तो इंट्रा सेल्यूलर। इंटर सेल्यूलर का मतलब क्या है कि एक सेल अलग, दूसरा सेल अलग, और इसमें अलग रिएक्शंस हो रहे, इसमें अलग रिएक्शंस हो रहे। समझ में आ रहा है? तो इंटर मतलब क्या कि आपस में दोनों अलग अलग है। इंट्रा मतलब क्या कि उसी के अंदर चीजें हो रही है। तो इंट्रा, तो इंट्रा कब बोलेंगे? जब सेम स्पीशीज हो, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअलिज्म में दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है, इसलिए हम लोग यूज करेंगे टर्म इंटर, इंटर स्पेसिफिक। तो एक तो पॉजिटिव वर्ड देखना है हमें और इंटर देखना है, तो ऑप्शन डी विल बी अ करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इंट्रा स्पेसिफिक लिखा है और यहाँ पर स्पीशीज अलग अलग होते हैं, तो इंट्रा नहीं आएगा, इंटर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो वी कम टू एन एंड टू दिस सेशन। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, अब हम लोग करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि आप लोग को पीवाईक्यूज पता लग गए, पीवाईक्यूज जो भी मोस्ट रिपीटेड थे वैसे सारे पीवाईक्यूज हमने कवर कर लिए। अब बारी आती है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो भी सेशन जल्दी आ जाएगा चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड एंड मुझे कमेंट सेक्शन में होमवर्क का आंसर जरूर बताना, ठीक है। आई विल बी वेटिंग। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज़रूर से आप ज्वाइन हो जाना, बिकॉज वहीं पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स मिलेंगे एंड एवरी अपडेट विल बी शेयर्ड ऑन द टेलीग्राम ग्रुप इटसेल्फ, ठीक है। सो सेशन को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड वट एवर यू फील लाइक आपको सेशन कैसा लगा यू कैन कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। सो दिस इज अ कृषि दीदी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप स्माइलिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। Till then, take care. Bye everyone.